गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग? सो आई एम अमित कुमार सिंह, पीजीटी इकोनॉमिक्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय सेक्लाइंस. लेट्स डिस्कस वेरी पर्टिनेंट टॉपिक बाय द नेम ऑफ मेन फीचर्स, प्रॉब्लम इन पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशंस, एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी. तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के हम थर्ड पार्ट की तरफ, अंतिम पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले एक बार मैं पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में बताते हुए पार्ट 3 स्टार्ट करना चाहूंगा. इस चैप्टर में पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा है भारतीय अर्थव्यवस्था ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी, वेरियस फैक्टर्स हम लोगों ने देखे. सेकंड पार्ट में हमने देखा इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, 5 ईयर प्लान के गोल्स क्या क्या हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन ने अडॉप्ट किए, नीति कमीशन के साथ हम लोगों ने उसको वाइंड अप किया. ये थर्ड पार्ट है मेन फीचर, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज वाले में. इसको हम लोग एग्रीकल्चर फोकस्ड, ये वाला पार्ट है जो फर्स्ट यूनिट 6 का अंतिम पार्ट में बोलूं वो होगा, जिसका वेटेज सीबीएसई में 12 मार्क्स है. यूनिट 6 का उसका अंतिम पार्ट. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं बाय डिस्कसिंग दिस वन. मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर. यहां पर हमें जानने की जरूरत है मेन फीचर, प्रॉब्लम, पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर में सीबीएसई ने जो चेंजमेंट किया है उसने मेन फोकस किया इंस्टीट्यूशन एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी. यहां पर मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए सब चीजें बताई हैं, बट जो सीबीएसई के रिक्वायरमेंट है विल फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्शन. फाइन. तो यहां शुरू करते हैं. बहुत से बच्चे पूछते हैं एग्रीकल्चर का मतलब क्या है. एग्रीकल्चर डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एगर एंड कल्चर. एगर मीन्स लैंड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन. देयरफॉर एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड. एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड. हम लोगों को लगता है जो फार्मिंग की जाती है, जो कि पुराने टाइम से वही एग्रीकल्चर है, उसको फार्मिंग बोलते हैं. एग्रीकल्चर के बहुत सारे कंपोनेंट है, जिसका कुछ एग्जांपल्स लाइक फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद हम लोग देखते हैं माइनिंग, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, फाइन, पिस्ट्रीकल्चर. ये सब पार्ट्स एग्रीकल्चर में आते हैं, कृषि में, जो कि अपने में काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है. तो सीबीएसई ने जिसके ऊपर फोकस किया, हम लोग उसके लिए फोकस करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो यहां पर हम लोग कम ध्यान देंगे मेन टॉपिक पे पहुंचने से पहले. हमारी एग्रीकल्चर की स्थिति कैसी थी? स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. छोटे छोटे वो क्या हुआ करते थे हमारे पास में, खेत के टुकड़े, स्कैटर्ड लैंड्स थी. एक इंसान के एक से ज्यादा खेत दूर दूर तक थे, स्कैटर्ड जिसको बोलते हैं. आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, सब लोग जानते हैं. हम लोग फर्टिलाइजर्स और इनका एजुकेटेड ही नहीं थे, हम लोगों को आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी. मदर इंडिया और लगान मूवीज में हम लोगों ने इनको देखा. डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, मूवी देखने में भी, काफी गाने सुनने में देखा होगा आप लोगों ने, अल्लाह मेघ दे. तो रेनफॉल के ऊपर किसान था कि बरसात होगी तो हमारी इरिगेशन वाली प्रॉब्लम सोल्व होगी. लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यहां देखने का जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम, और जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है, जो पर हेक्टेयर में जो होती है प्रोडक्टिविटी भी कम. तो प्रोडक्शन के साथ में प्रोडक्टिविटी भी कम. ठीक है. क्वालिटी एंड क्वांटिटी, वो दोनों ही वर्ड्स देखी हम लोगों ने. सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यहां पर जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है, जो खेती की जाती थी वो सिर्फ अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए. फाइन. वैच बिटवीन ऑनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल. जो ऑनर्स होते थे, जो भी आउटपुट होता था उसका कुछ पार्ट देने के लिए उसका जो कॉस्ट होगी, उनको कोई भी आई वो कुछ भी शेयर नहीं करते थे. खाई दोनों के बीच में देखने को मिलती है हम लोगों को. नाउ मूव अहेड. स्टैग्नेशन के कॉजेस क्या थे एग्रीकल्चर के? हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको डिटेल में नहीं जाते, हम लोग मेन देखेंगे. लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा.
फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कैसा फोर्स था, उनको जो प्रोडक्शन जो ब्रिटिशर्स करते थे मार्केट में सेल करने के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, ज्यादा से ज्यादा उगाओ ताकि हम लोग इंडिगो उगाओ, ताकि हम लोग उसको अपने ब्रिटेन में सेल कर सकें, जिससे फेमाइंस भी आए। लेस सेल्फ कंजम्पशन, लार्जर पार्ट ऑफ प्रोड्यूस फॉर मार्केट सेल, ऐसी फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन थी। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग कॉन्सेप्ट है यहां पर जो इंटरफेरेंस किया ब्रिटेन ने। पार्टीशन ऑफ कंट्री, भारत ने जो पार्टीशन देखे वो दो देखे। 47 में हम लोगों ने देखा पाकिस्तान, 71 में हम लोगों ने देखा बांग्लादेश। इससे फूड क्राइसिस और काफी फर्टाइल लैंड हमारे पास, जूट का जो एरिया था बांग्लादेश में गया, और कुछ जो हमारा सैफ्रॉन और ये अच्छी अच्छी फर्टाइल सोइल थी वो हमारी पाकिस्तान साइड में। तो स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कॉलोनी पीरियड में ये देयर आर सेवरल यू कैन से कॉजेस। मूव अहेड। प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स देख चुके हम लोग। बीज जो हुआ करते थे उन्नत किस्म के नहीं थे। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फार्मर्स वर नॉट एबल टू यूज। लिटरेसी रेट हम लोग डेमोग्राफिक जो फीचर्स थे उसमें देख चुके हैं। अवेयर ही नहीं थे उन कॉन्सेप्ट के। इरिगेशन डिपेंडेंस उनके ऊपर था। जो हमारी मशीनरी है उसको भी हम लोग देखते हैं ऑब्सोलीट मेथड थे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी ऐसा था। आउटपुट है तो मार्केट तक पहुंचेगा ही नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिमोरलाइज होगा किसान। दीज आर सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। इसको डिटेल में नहीं जाते हम लोग क्योंकि एज पर सीबीएसई हम लोग चलते हैं। विल मूव अहेड। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं एज पर द सीबीएसई सिलेबस। लैंड रिफॉर्म्स, भू सुधार। ऐसे कौन से लैंड रिफॉर्म्स हुए जिससे हम लोग आज के टाइम में और वो कॉलोनियल इंडिया जिसको बोलते हैं और आज के इंडिया में डिफरेंस देखते हैं। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो मिडल मैन होते थे उनका खात्मा। टेनेंसी रिफॉर्म्स। थर्ड इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड। आगे हम लोग देखते हैं ये डिटेल में क्या लैंड रिफॉर्म्स थे, इनमें क्या किया गया। मूव अहेड। एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड स्ट्रैटेजी, जिसको अभी इंट्रोड्यूस किया सीबीएसई ने इसके ऊपर फोकस करने के लिए। आई हैव पुट इट स्टार। इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट मींस लैंड ओनरशिप एंड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसका मतलब ये होता है इसमें क्या क्या किया गया लैंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए और ओनरशिप के लिए। पहला, लैंड रिफॉर्म्स। लगभग 200 लाख टेनेंट्स come into direct contact with the government and freed from being exploited by the जमींदार। लगभग इतने लाख लोगों टेनेंट्स कांटेक्ट में आए सरकार के, उन्होंने जमींदार के जो एक्सप्लोइटेशन है, जमींदारी सिस्टम का खात्मा किया गया। फाइन। उसके बाद में टेनेंसी, जो रेंट ऑन लैंड डिक्रीज फ्रॉम 75% टू 25%। 75% रेंट देना पड़ता था उनको, तो टेनेंसी रिफॉर्म में हम लोग देखते हैं उसको रिड्यूस किया गया 25%। और कुछ उनकी ऑनरशिप भी किसको दी गई, टेनेंट्स को दी गई। थर्ड पार्ट में लोग बढ़ते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑनरशिप। उस टाइम में मैक्सिमम साइज लैंड का 10 से लेकर 54 एकड़ लैंड के ऊपर डिपेंड था, जो कि इंडिविजुअल का आज के समय में लगभग 2 हेक्टेयर से कम है। तो लैंड सीलिंग की गई यहां पर, जो पर हेक्टेयर है उसको, ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके और ज्यादा से ज्यादा किसानों को। जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के बाद इसी में आगे आता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। इट मींस एक्सचेंज ऑफ न्यूमरस स्मॉल प्लॉट्स फॉर अ सिंगल और अ फ्यू लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड। मान लो एक किसान के 4 खेत हैं दूर दूर, उनको क्या किया गया, लार्ज जो भी प्लॉट्स हैं उनको उन्होंने एक उसमें ग्रुप में लार्ज प्लॉट में कन्वर्ट किया गया। बट इसको 15 स्टेट्स ने पास किया लॉ को।
इससे भी 15 स्टेट्स के किसानों को काफी फायदे मिले। तो इनको ऐसे कंक्लूजन हम लोग बात करें तो इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट एंड स्ट्रैटेजी में लैंड रिफॉर्म्स, टेनेंसी रिफॉर्म्स और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओनरशिप, जो मालिकाना हक था, जमींदारी टू टेनेंट्स जो भी थे उनको बेनिफिट्स मिले। नाउ मूव अहेड। न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, अगेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय CBSE। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी कौन कौन सी हैं? जो ग्रीन रेवोल्यूशन विल डिस्कस इन डिटेल आफ्टर दीज कॉन्सेप्ट्स। क्रॉप रोटेशन, मल्टी क्रॉपिंग, जो पहला किसान नहीं जानता था तो सरकार ने क्या किया, क्रॉप रोटेशन, एक क्रॉप जो भी फसल लगाएगी उसके बाद में दूसरी क्रॉप लगाए, चैन जो है हम लोग क्रॉप रोटेशन रखें, जिससे फर्टिलिटी जो होगी एक फार्म की वो बनी रहे। मल्टीपल क्रॉपिंग, एक से ज्यादा उनको लगाया जाए जिससे फर्टिलिटी बनी रहे। फिर सॉइल टेस्टिंग सेंटर्स ओपन किए गए जो इसमें न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी में आता है। मिट्टी की स्टडी करने के बाद सॉइल टेस्टिंग सेंटर्स में जो कि बेसिक बताया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK की रेशो अगर अच्छी है तो फर्टाइल सॉइल है। जो आइडियल उसको बोलते हैं 4:2:1। इसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने फोकस किया, क्रॉप रोटेशन की जाए, मल्टीपल क्रॉपिंग की जाए, और जो भी लेग्यूम्स हैं जो हम लोग देखते हैं इस टाइप की फसल उगाई जाए जो उसमें फर्टिलिटी बनाए रखे। और इस NPK का बैलेंस बनाए रखने के लिए फर्टिलाइजर, मैन्योर्स भी काम करते हैं। और मैं यही बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो बैलेंस है, फर्टिलाइजर जो कि केमिकल्स उसको यूज करके हम लोगों के खान पीन आज जैसा भी हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पर मैन्योर्स, इसके नाम में ही आंसर छिपा हुआ, मैन योर्स फ्रेंड, मैन्योर जो भी कुदरती खाद है ये, ठीक है, इसको अगर हम लोग वर्मी कंपोस्ट और इनका हम लोग यूज करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग और सुनते हैं आज के टाइम में करते हैं, तो हम लोग इसकी बैलेंस भी कर पाएंगे और हमारे लिए पॉजिटिव भी होगा। नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड इरिगेशन। हम लोग पहले बात कर चुके हैं, किसान रेनफॉल के ऊपर मेन डिपेंडेंट था। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज की, भी लेटेस्ट है कृषि सिंचाई योजना, ड्रिप मेथड से। राजस्थान में टंकास, कुएं से, ट्यूबवेल से। वी हैव लॉट्स ऑफ न्यू एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग इरिगेशन। ड्रिप वन इज द लेटेस्ट वन, जो प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, अलग से वो बनाया हुआ पोर्टल भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है जिसके ऊपर, ताकि जितनी बेहतर सिंचाई होगी उतना बेहतर उसका आउटपुट होगा। तो ये जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी में आता है। नेक्स्ट, मॉडर्न फार्म मशीनरी। एग्रीकल्चर मशीनरी जो ऑब्सोलीट मेथड था उसके बाद आज हम देखते हैं अपने आसपास नेबरहुड्स में भी कभी आसपास से लेटेस्ट इक्विपमेंट्स कैरी करते हुए कुछ ट्रक्स को, ट्रैक्टर्स को, मशीनरी हार्वेस्टिंग के लिए, और ये सब चीज देखने को मिलती है। मॉडर्न फार्म मशीनरी है जो पहले 20 किसान काम किया करते थे, अब वो उनको टाइम लगता था अराउंड 20 days 1 month, वो बहुत ही लेस टाइम में किया जा सकता है। तो मॉडर्न फार्म मशीनरी लेटेस्ट इसमें देखने को मिलती है। MSP पॉलिसीज, ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट किसानों को सपोर्ट करने के लिए, उनकी फसल, उनकी मेहनत आना मिले, तो सरकार क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करती है, जिसको सरकारी रेट भी बोलते हैं। ये न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। इसमें लेटेस्ट व्हीट, ग्राम, मसूर, मस्टर्ड एंड बार्ले, जो लगभग हमें एसेंशियल चीजें दिखती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये पॉलिसी चला रखी है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशंस। आज पूरे भारत में लगभग
लगभग हर फसल का एक इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश में है, जो कि जो सीड्स होती हैं उनको एक मोर यील्ड में कन्वर्जन करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया जा रहा है आज के टाइम में, और रिसर्च की जा रही है कि हम लोग जो क्वालिटी है पर हेक्टेयर, जो प्रोडक्टिविटी, उसको भी बढ़ा पाए। जो हम लोग दूसरे बात करते हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, तो ये सब एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे इस देश में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर ई नाम, जो मार्केट की प्रॉब्लम थी, पहले किसान को मार्केट नहीं मिलता था, अभी भी देयर आर लॉट्स ऑफ हर्डल्स और चैलेंजेस, बट गवर्नमेंट ट्राई टू ओवरकम। ई नाम मीन्स दिस इज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ऑनलाइन किसान अगर कुछ करता है, किसान चौपाल नाम का भी उनको प्लेटफॉर्म, मोबाइल अवेयरनेस, न्यूज चैनल्स, व्हाट्सएप के अंदर भी काफी लोगों के ग्रुप्स उसमें दिख रहे हैं, अवेयरनेस की काफी चीजें हैं जो उनको ई नाम की तरफ होती हैं, जो प्रोडक्शन की फोटोग्राफ करके आप भेजें तो आपको मार्केट तक वो आपका पहुंच जाएगा। बट देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस टू बी मेड वेरी सून। आगे हम लोग लास्ट डिस्कस करते हैं फार्म प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस स्कीम। पहले टाइम में जो देखने को नहीं मिलता था, जो लेटेस्ट हमारे पास में है, फार्म के प्रोटेक्शन। बहुत सारे किसान आत्महत्या करते हैं आज भी इंडिया में, बट उसको मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस स्कीम चलाई, किसान क्रेडिट कार्ड चलाए, इंश्योरेंस फसल के लिए फसल बीमा योजना चलाई। तो किसान के लिए जो कि कोर बैकबोन है हमारे देश के लिए, फूड सिक्योरिटी की बात की जाती है, तो ये सब न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजीज हैं जिसके ऊपर सीबीएसई भी, गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। तो इनको आप एक बार देखें, न्यूज़पेपर को देखें, न्यूज देखते जाएं। अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत योजना चलाई गई है, उसमें भी हमें एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी कुछ पार्ट दिखता है, हमारा देश और आत्मनिर्भर बन पाए। नाउ मूव अहेड। ग्रीन रेवोल्यूशन, लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 3 का, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति को जानने से पहले मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहूंगा, इंडिया से पहले मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड के फेमस, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, मैक्सिको से ये आइडिया, जो इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोले जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं, ऑनरेबल डॉक्टर स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, वो इस आइडिया को, कॉन्सेप्ट को लेकर आए इंडिया में। यहाँ पर जो हमारे फ्यू क्रॉप्स हैं उनके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। पंतनगर यूनिवर्सिटी का इसमें काफी योगदान रहा। इसको ग्रीन रेवोल्यूशन नाम इसलिए दिया गया, जो इंडिया का उस टाइम का टोटल आउटपुट था वो अप्रोक्सीमेटली, आफ्टर यूजिंग ऑल दीज काइंड ऑफ innovative things which we'll discuss very soon, the output will be converted into 3 times more within a limited time. It has increased not only production as well as productivity. जो टोटल मान लीजिए 1 लाख टन पहले उगता था, इन सब मेजर्स के बाद वो 3 लाख टन उगा। तो इससे कहा जा सकता है दिस इज नॉट एज इजी सिंपल टॉपिक, दिस इज सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, दिस सम काइंड ऑफ बिग चेंज। कैसे हुआ? बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज, HYV सीड्स, improved irrigation facilities, chemical fertilizers, pesticides in mid 1960s is termed as green revolution. Now move ahead. Green revolution
पूरे इंडिया में सक्सेसफुली नहीं स्प्रेड आउट हो पाई, वो कन्फाइंड रही नॉर्थ पार्ट में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और साउथ के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर और बेहतर किया जा सके तो इसने इंडिया के अंदर एक अच्छा जो फूड सिक्योरिटी, अगर हम लोग बात करें, इंडिया के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी उसको बढ़ाया, फूड ग्रेन्स को। आज के टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में येलो रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, वेरियस कलर्स हम लोग देखते हैं, अलग अलग फसल के लिए अलग रेवोल्यूशन चली आ रही है। लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेनबो रेवोल्यूशन भी की, जिसमें हम लोग विपगी और पढ़ा होगा अप टू 10th क्लास। सभी चीज़ों को एक साथ ज़रूरत है देश में बढ़ाने की। और मैं कहूँगा जो पॉपुलेशन के साथ में 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या हमारी अप्रॉक्स पहुँच चुकी है, तो वी रिक्वायर्ड सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, नाउ मूव अहेड। वाई ग्रीन रेवोल्यूशन इन 2020? एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन जो था कॉलोनियल पीरियड में, मार्केटेबल सरप्लस जनरेट होता है, जिससे इंडिया एक देश को जीडीपी और नेशनल इनकम बढ़ने में इंपॉर्टेंट रोल होगा। प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स नीचे आएंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, गरीब से गरीब भी भूखा नहीं सो पाएगा। बफर स्टॉक मेंटेन टू फाइट ड्राउट एंड फ्लड सिचुएशन। ऐसी यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कोविड-19 की एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस गवर्नमेंट के पास आती है, गवर्नमेंट बोलती है आप टेंशन ना लें, हमारे पास काफ़ी चीज़ें बफर स्टॉक में। जो इंडिया में बफर स्टॉक 9th-10th तक सोशल साइंस में पढ़ा होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काम करती है। तो अगर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो देश में एफसीआई भी बेहतर काम करेगा, बफर स्टॉक होंगे। बफर स्टॉक मतलब गोडाउन्स में जो हमारे रखे होंगे बफर स्टॉक। तो ऐसे अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं तो उससे देश फाइट कर सकता है। तो इसलिए वाई वी नीड ग्रीन रेवोल्यूशन। जो प्राइस के ऑसिलेशंस आते हैं, उतार चढ़ाव जो चलते आते हैं, वो भी कंट्रोल हो पाएंगे और देश एक नया भारत, जो प्रधान मिनिस्टर मोदी जी का एक सपना है, हर भारतीय का सपना है, वो अचीव किया जा सके। इसी के साथ मैं यहाँ पर तीनों पार्ट को कंक्लूड करता हूँ। और चैप्टर 1 के लिए नंबर 1, हम लोगों ने CBSE का सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले देखा इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 6 बेसिक जो इंडिकेटर्स हैं, एग्रीकल्चर टू इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसी हालत थी आज़ादी से पहले, क्यों हालत थी हमें पता चल चुका है। ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस ज़्यादा था, इंडियन उन्हीं की मोनोपोली थी, उन्हीं का राज था, इसीलिए उसको टाइम पीरियड ऑफ कॉलोनियल इंडिया बोलते हैं। नेहरू जी के भाषण के साथ हम लोगों ने देखा इंडिया आज़ादी प्राप्त करता है 1947 में। पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं आज़ाद भारत, नया इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके लिए सपोर्टर हमारे नेहरू जी भी थे, मिक्स्ड इकोनॉमी सोशलिज्म के, वो भी किया जाए, हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोग कॉमन गोल्स हम लोगों ने प्लान की, तो किसी गोल्स के तहत, जैसे हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन अगर लेक्चर सुने कभी, हमारा कोई पर्टिकुलर गोल है अच्छे मार्क्स सिक्योर करना या कंपटीशन में आगे अच्छा करना, ऐसे हमारे देश की प्लानिंग कमीशन हम लोगों ने अडॉप्ट की, ताकि देश इन सभी को अचीव कर सके। एक नया भारत एक विकसित अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में आए। और लास्ट हम लोगों ने देखा एग्रीकल्चर ऑसिलेशंस में अगर बात करूं, यहाँ पर जैसे प्राइस ऑसिलेशंस हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया। एग्रीकल्चर में क्या उतार चढ़ा हुआ है, मदर इंडिया के अंदर जो पुराना ऑब्सोलीट, उसमें जो हमें दिखती है भारतीय किसान की स्थिति, 2 बैल और एक कंधे पर उसके हल, मीन्स प्योरली लेबर इंटेंसिव काम खेतों में होता हुआ। आज के टाइम में ऑनलाइन, व्हाट्सएप, मोबाइल का यूज़ और बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हैं जिससे हमारी एग्रीकल्चर काफ़ी तरक्की कर रही है। हम लोग बेहतर कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, और हम लोग देश को और बेहतर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और किसी टाइप के कोई डाउट लिए ईमेल आईडी और लिंक आपको भेजा गया है। थैंक यू वेरी मच।